नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन मंच पे फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के आगे के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे का जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट को आउटपुट में कैसे बदला जाता है। इनपुट को आउटपुट में कैसे बदला जाता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको मेमोरी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन मिलता है सीपीयू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन मिलता है इनपुट और आउटपुट के द्वारा, चौथा ऑप्शन मिलता है पेरिफेरल्स के द्वारा। तो आपसे पूछा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले दिया जाता है इनपुट, इनपुट के बाद होता है प्रोसेस और प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है आउटपुट। क्या प्राप्त होता है? आउटपुट। तो आपको यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इनपुट, जो भी आप इनपुट दोगे, सबसे पहले क्या होगा? एनकोड होगा। उसके बाद एनकोड होने के बाद क्या होगा? उस पर प्रोसेस का कार्य किया जाएगा। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर डिकोडिंग का कार्य होगा, डिकोडिंग का कार्य किया जाएगा। और जब डिकोडिंग हो जाएगी तो उसके बाद आउटपुट प्राप्त होता है। एनकोड मतलब आपकी जो मानव भाषा है, क्योंकि आपका सीपीयू हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो केवल 0-1 समझता है। क्या समझता है? 0-1। तो इस 0-1 को प्राप्त करने के लिए मानव भाषा को मशीन भाषा में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? एनकोडिंग कहा जाएगा। जब ये 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद में इस 0-1 को वापस किस में बदला जाएगा? ह्यूमन लैंग्वेज में, मानव भाषा में बदला जाएगा। तो इस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है। तो मेमोरी बदल रही है क्या? नहीं बदल रही। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा। सीपीयू बदल रहा है क्या? इनपुट को आउटपुट में कौन बदल रहा है? सीपीयू बदल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू द्वारा। बाकी के दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर आपको डायग्राम ध्यान में है तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, किसी भी कंप्यूटर की जो सामान्य कार्य विधि होती है वो यही होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये प्रक्रिया जब आपको ध्यान में रहेगी, ये डायग्राम आपको ध्यान में है, तो आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन लगा सकते हो। सीपीयू द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? वही कल वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। प्रोसेस डेटा, प्रोसेस मतलब जो आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और उसके बाद आउटपुट हुआ। तो ये जो आउटपुट है ये क्या है? प्रोसेस डेटा ही तो है। प्रोसेस होने के बाद में ही तो प्राप्त हुआ है। तो प्रोसेस क्या होता है? हमेशा डेटा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? डेटा प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेस डेटा है वो किस रूप में बदलता है? इंफॉर्मेशन के रूप में। किस रूप में बदलता है? इंफॉर्मेशन के रूप में बदलता है। तो आपसे यही पूछा है कि प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, या सभी? तो आपको सीधा सा पता है कि इंफॉर्मेशन मतलब आउटपुट। तो आंसर क्या होगा आपका? आउटपुट। प्रोसेस डेटा हमेशा क्या होगा? आपका आउटपुट होगा। आउटपुट को हमेशा सूचना या प्रोसेस डेटा के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीयू का मुख्य घटक है, यहां पे पूछा है सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। तो सीपीयू, जो आपको पता है, आपकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके 3 घटक होते हैं। हमेशा सीपीयू का निर्माण 3 भागों से मिलकर बना होता है। रजिस्टर, किससे होता है? रजिस्टर। उसके बाद होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 3 भागों से ही हमेशा सीपीयू मिलकर बना रहता है। ये 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा सीपीयू का कोई चौथा भाग नहीं होता है। तो जो सीपीयू के 3 भाग है, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, उनके बारे में पूछा है। तो आपसे पहला ही ऑप्शन मिलता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इसका आंसर क्या दोगे आप? यहाँ पे आपको कंट्रोल यूनिट भी मिल रही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी मिल रही है। 2 ही यूनिट आपको मिल रही है, लेकिन एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मेमोरी। तो आपसे यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि मेमोरी किसका भाग होती है? मेमोरी किसका भाग होती है? तो आपको इसका आंसर देना है हमेशा मेमोरी जो है वो सीपीयू का भाग नहीं होती, वो केवल
कंप्यूटर का भाग होती है, पूरे कंप्यूटर के अंतर्गत आती है, सीपीयू का भाग नहीं होती है। ऑप्शन ये देता है सबसे पहला कि मेमोरी सीपीयू का भाग है कि या नहीं है, तो सीपीयू का भाग नहीं होती है मेमोरी, मेमोरी अलग से एक पार्ट होता है। तो सीपीयू के केवल आपके 3 ही भाग है, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। तो इसमें मुख्य घटक पूछा है सबसे ज्यादा काम में आने वाला, तो सबसे ज्यादा क्या काम में आता है आपके यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी यूनिट काम में आती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे ज्यादा काम में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। सीपीयू का मुख्य घटक एएलयू को माना जाता है, किसको माना जाता है, एएलयू को सीपीयू का मुख्य घटक माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मतलब कंप्यूटर की बुद्धि किसे माना गया है, कंप्यूटर की बुद्धि को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन मिलता है मानव बुद्धि की संज्ञा, दूसरी कृत्रिम बुद्धि की संख्या, तीसरी शुद्ध और अन्य। तो आंसर क्या होगा भाई, आपको पता है कि कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता है, उसमें खुद का दिमाग नहीं होता है, उसमें हमेशा क्या डाली जाती है, कृत्रिम बुद्धि डाली जाती है। क्या डाली जाती है, कृत्रिम बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि, क्योंकि मानव दिमाग तो होता ही नहीं है कंप्यूटर में, और शुद्ध अशुद्ध से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 100% शुद्धता के साथ कार्य करता है। अन्य ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, कृत्रिम बुद्धि। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। आपके जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन जो 1989 से अब तक मानी जाती है, उस जनरेशन में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, इसी कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया गया है, जिसे एआई आधारित कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंप्यूटर में जो तकनीक काम में ली गई है वह है यूएलएसआई तकनीक का उपयोग इस विधि में किया गया है। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो आपकी 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि में काम में लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईडीपी क्या है? मैंने जब फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कंप्यूटर का, तो उसमें कंप्यूटर की परिभाषा दी थी। अपन ने कंप्यूटर की परिभाषा कितने रूपों में ज्ञात की थी? 3 रूपों में। कौन कौन से 3 रूप? 3 रूप बताए थे आपको कंप्यूटर की परिभाषा के। पहला आता है एडीपी और आईपीओ, एडीपी और आईपीओ। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है एडीपी। एडीपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपको पता है जो कंप्यूटर है वो हमेशा जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है उसी से लेता है। कभी आपने देखा है कि आपने किसी भी कंप्यूटर के सामने कोई भी डेटा रखा हो या किसी भी प्रकार के नोट्स रखे हो, कोई भी चित्र वगैरह कुछ भी रखा हो और कंप्यूटर ने उसे ग्रहण कर लिया हो? नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर इस माध्यम से डेटा लेता ही नहीं है। वो तो डेटा लेता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, जॉयस्टिक से, अलग अलग इनपुटिंग डिवाइस हैं जिनके द्वारा डेटा ग्रहण करता है। और उस डेटा को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो हमेशा आपके कंप्यूटर में कैसी प्रोसेसिंग होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेता है किसके द्वारा? आईपीओ के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा डेटा लेता है। तो इनपुट आउटपुट माध्यम से लेता है। लेता किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। इस कारण कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा ग्रहण करने वाली मशीन भी कहा जाता है। इस हिसाब से कंप्यूटर की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है? Computer is an electronic device which is retrieve the information from one end to another end. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट माध्यम से डेटा ग्रहण करती है तथा उस पर प्रोसेस करके
डेटा को सूचना में बदलने का कार्य करती है, ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर हमेशा ईडीपी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के रूप में डेटा ग्रहण करती है। तो आपका राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? फर्स्ट डे ही आपको बताया था, पहला ही वर्ड था आपका डेटा। क्या कहा था? डेटा। सेकंड आया था इंस्ट्रक्शन, थर्ड आया था आपका इंफॉर्मेशन, फोर्थ आया आपका सिस्टम यूनिट, फोर्थ आपका था सिस्टम यूनिट। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन था आपका सिस्टम यूनिट, इसमें क्या था, कंप्यूटर दो या दो से अधिक भागों से मिलकर बनी हुई तीसरे भाग वाली मशीन है, या ऐसे कहा जाए दो हार्डवेयर को मिलाकर बनाई गई तीसरा नया हार्डवेयर क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है। इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जब डेटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदला जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है? डेटा को ले जाने की विधि को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। डेटा किसे कहा जाता है? कच्चे माल या कच्चे आंकड़ों के समूह को, अर्थपूर्ण जानकारी को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे एक वर्ड दिया है आपको यहाँ पे सूचना। तो सूचना कौन सी है आपकी? इंफॉर्मेशन। किससे बनी है? डेटा से बनी है। किससे बनी है? डेटा से। कैसे? डेटा को जब अर्थपूर्ण सूचनाओं को जब अर्थपूर्ण सूचना में बदला जाएगा तो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाया जाएगा। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहा जाता है? नहीं कहा जाता, क्योंकि डेटा से तो ये बनती है। संख्याओं को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। एकीकृत डेटा को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। ये सभी, हाँ, ये सारे जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? आपकी इंफॉर्मेशन बनेंगी। अकेली एक चीज को इंफॉर्मेशन नहीं कहा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है गणना का कार्य करना, डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। चौथा ऑप्शन है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना करना, डेटा का संग्रहण करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले इनपुट होता है। क्या दिया जाता है? इनपुट। उसके बाद प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद आउटपुट। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग पूछा है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? गणना का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? गणना का कार्य किया जाता है। आपने कोई भी डेटा दिया तो वो सबसे पहले क्या करेगा? एनकोड डिकोड होगा, और उसके बाद उस पर क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग की जाएगी, और प्रोसेस करने के बाद उसे क्या किया जाएगा? सूचनाओं में बदला जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? गणना करना, क्योंकि डेटा का संग्रहण करना किसका कार्य है? मेमोरी का कार्य है। डेटा को कलेक्ट करना किसका कार्य है? मेमोरी का। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। प्रोसेसिंग जो है कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? गणना का कार्य कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा? गणना करना प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। गणना ही प्रोसेसिंग के द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसे करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करके किसे चेंज करता है? इनपुट को चेंज करता है, डेटा को चेंज करता है, नंबर को चेंज करता है। सभी कथन सत्य हैं, सारे कथन सत्य हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा क्या करता है? इनपुट लेता है। सबसे पहला काम ही इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। दूसरा ऑप्शन है डेटा। इनपुट में क्या जाता है? आपको बताया था इनपुट हमेशा डेटा लेके जाता है, तो डेटा भी होता है। डेटा में क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि इनपुट में डेटा और नंबर और लॉजिक सारी चीजें जाती हैं। तो डेटा उसी से बनता है। अर्थपूर्ण जानकारी को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रथम गणना यंत्र है? विश्व का पहला गणना यंत्र किसे माना जाता है? कैलकुलेटर को, डिफरेंस इंजन को, अबेकस को, घड़ी को? तो जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसमें पहला ही वर्ड आता है विश्व का प्रथम गणना यंत्र। और विश्व का जो प्रथम गणना यंत्र था वो 16वीं शताब्दी में चीन के 16वीं सदी में चीन के एक व्यक्ति ली काई चेन द्वारा एक लोहे की फ्रेम थी इस प्रकार की, जिसमें छोटे छोटे मोती थे, प्लास्टिक के हों या किसी के भी हो सकते हैं। इन छोटे छोटे मोतियों को आगे पीछे खिसकाकर गणना का कार्य किया जाता था। और ये जो कार्य है इस प्रकार से किया जाता था कि इसमें केवल जोड़ और बाकी की ही संक्रियाएं संपन्न की जा सकती थी। तो लोहे की फ्रेम में या लकड़ी की फ्रेम में मोतियों के द्वारा जो गणना की गई थी उस गणना को विश्व के पहले गणना यंत्र के रूप में जाना जाता है और इसको अबेकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबेकस। क्या कहा जाता है? अबेकस। तो प्रथम गणना यंत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे? अबेकस। तो विश्व का जो पहला गणना यंत्र है वो अबेकस है, एक लोहे की फ्रेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? यहाँ पे आपको एक नाम दिया है पैकमैन। ये जो कंप्यूटर है वो किस लिए बनाया गया था? ये कंप्यूटर केवल एक ही कार्य के लिए बनाया गया था, खेल के लिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन मिलता है बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको खेल के लिए। तो पहला जो आपका ये कंप्यूटर था पैकमैन, खेल के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था पैकमैन। विश्व का जो पहला खेल कंप्यूटर पे खेला गया उसका नाम भी पैकमैन था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। खेल के लिए पैकमैन को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? यानी मैकेनिकल कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकन ने, इनमें से कोई नहीं। यहां जॉन मोचली आएगा भाई। क्या आएगा? जॉन मोचली। जॉन मोचली ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, हार्वर्ड आइकन ने किया था, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है ब्लेज पास्कल था, इसने किसका निर्माण किया? एडिंग मशीन। किसका निर्माण किया? एडिंग मशीन का निर्माण किया था। ये एडिंग मशीन क्या थी? ब्लेज पास्कल ने एक ऐसी यांत्रिक मशीन का निर्माण किया जिसमें जोड़ और बाकी की जो गणना है उसको की जाती थी, जोड़ बाकी की गणना की जाती थी। और ये जो एडिंग मशीन है ये किस प्रकार की डिवाइस थी? ये पुराने ज़माने के जो टेलीफोन आते हैं, जो डायलिंग वाले टेलीफोन आते थे, उस प्रकार की डिवाइस थी। इनमें गोल लोहे की या प्लास्टिक की चक्रियाँ लगी रहती थी। जब दो चक्रियाँ आपस में रोटेट होती तो उनके रोटेट होने के कारण एक अंक प्रदर्शित होता, एक अंक दर्शाया जाता। इस प्रकार की ये मशीन थी, इस कारण इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एडिंग मशीन एक सिद्धांत पर कार्य करती है, उस सिद्धांत को ओडोमीटर का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडिंग मशीन या पास्कलाइन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो एडिंग मशीन या पास्कलाइन जो है वो आपके ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन आपका जॉन मोचली। जॉन मोचली कौन थे? जॉन मोचली जो थे इन्होंने आपके एनियक कंप्यूटर का निर्माण किया था। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली, इन दोनों ने मिलकर एनियक का निर्माण किया था, जो विश्व का पहला डिजिटल या आधुनिक कंप्यूटर कहलाता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो पहले डिजिटल या आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। सेकंड ऑप्शन मिलता है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने किसका निर्माण किया? एडिंग मशीन का निर्माण किया, जो विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर कहलाया। क्या कहलाया? विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर। तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन ने किसका निर्माण किया था? हार्वर्ड आइकन ने निर्माण किया था मार्क वन का। ये जो मार्क वन था ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल मशीन द्वारा बनाया गया था। और जो ये मार्क वन है ये विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। इसमें क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी थी, इस कारण इसे विश्व का फर्स्ट
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वे फिर इस अनुसार? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्लेज पास्कल, क्योंकि इसने एडिंग मशीन का निर्माण किया था और ये मशीन क्या थी? ये मैकेनिकल थी, यांत्रिक थी, इस कारण इसका राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल। तो विश्व के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर या कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉन मोचली ने, जॉन मोचली ने। दूसरा ऑप्शन है जकार्ड लूम ने, जकार्ड ने। तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। चौथा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल ने। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो विकास है वो आपके चार्ल्स बेबेज ने किया। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज था इसने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। और ये दोनों इंजन ही क्या है? आज के कंप्यूटर के आधार माने जाते हैं, आज के कंप्यूटर का बेस माना जाता है। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जॉन मोचली था, इसने विश्व का पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था या डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। और ये जो जकार्ड था ये कौन था? ये जकार्ड लूम नाम से एक मशीन बनी थी, जकार्ड लूम, जिसे फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ मेरी जकार्ड द्वारा बनाया गया था। लूम क्या होता है? कपड़े बुनने की एक मशीन होती है। लूम क्या होता है? कपड़े बुनने की एक मशीन। ये जो जोसेफ मेरी जकार्ड था ये कोई वैज्ञानिक नहीं था, ये एक बुनकर था। इसने अपनी सुविधा के लिए एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो कपड़ों को स्वतः ही डिजाइन देती थी। इस कारण इसने एक कार्ड बनाया जिसे पंच कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कार्ड। ये पंच कार्ड जो होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों द्वारा कोई एक आकृति बनाई जाती है और जब उनसे धागा निकलता है तो कपड़े पे डिजाइन बनती है। तो इस प्रकार की एक मशीन थी जिसे जकार्ड लूम बोला जाता है, जिससे पंच कार्ड का निर्माण हुआ। और ये जो पंच कार्ड है ये विश्व का पहला इनपुट डिवाइस बना था। पंच कार्ड को विश्व के पहले इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। किससे? एनालिटिकल इंजन से। किससे किया? एनालिटिकल इंजन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग या मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में चालू हुआ? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आपको पता है फर्स्ट पीढ़ी जो है वो 1942 से 1955 मानी जाती है, 1955 मानी जाती है। और इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था गणना करने के लिए। और जो आपकी सेकेंड जनरेशन है ये 1955 से और 1964 मानी जाती है। और इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया गणना करने के लिए। और थर्ड पीढ़ी 1964 से 1975 मानी जाती है। इसमें ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया, आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग गणना के लिए किया गया। और जो चौथी पीढ़ी है इसमें क्या हुआ, ये जो आपके ट्रांजिस्टर और आईसी हैं इनका प्रयोग तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में किया गया, लेकिन गणना करने के लिए यहाँ पर एक चिप का प्रयोग किया गया जिसे सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसी में पहली बार मल्टी प्रोग्रामिंग का कार्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में पहली बार मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का कार्य चालू किया गया, क्योंकि ये जो तीनों पीढ़ियां थी इनमें लो लेवल के गणना यंत्र लगे थे। किसी में वैक्यूम ट्यूब थी, किसी में ट्रांजिस्टर था, किसी में आईसी थी। ये सारी क्या है, ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और वैक्यूम ट्यूब क्या है, एक हीट जनरेटिंग डिवाइस है जिसमें हीट जनरेट के कारण डेटा को एक्सेस किया जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मैक एक प्रकार का है। मैक क्या है? एक प्रकार की मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। मैक क्या है? इंटरनेट मैकेंटोस, इंटरनेट मैकेंटोस मशीन, इंटरनेट मैकेंटोस मशीन है। तो मैक क्या है? एक प्रकार की मशीन है, ना कि प्रोसेसर है, ना प्रोग्राम है, ना रजिस्टर है। ये एक प्रकार की मशीन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक, मशीन। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? अभी हमने पढ़ा था जकार्ड लूम, जकार्ड लूम, जिसे जोसेफ मेरी जकार्ड ने, जोसेफ मेरी जकार्ड द्वारा, जिसे जोसेफ मेरी जकार्ड द्वारा बनाया गया था। ये जोसेफ मेरी जकार्ड था, इसने 1801 में एक कपड़े बुनने की मशीन के द्वारा एक लूम का आविष्कार किया और उस लूम में पंच कार्ड का प्रयोग किया। पंच कार्ड इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पहला इनपुटिंग डिवाइस था। तो आपसे यही पूछा है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मोचली ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ मेरी जकार्ड द्वारा इस लूम का आविष्कार किया गया था, इसमें जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ मेरी जकार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है, जोसेफ जकार्ड का है, ब्लेज पास्कल का है, वॉन न्यूमैन का है। ये इसका पूरा नाम जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन है। तो कंप्यूटर, यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर का जो बुनियादी ढांचा है वो किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के द्वारा। जोसेफ मेरी जकार्ड ने क्या बनाया है? इनपुट डिवाइस बनाई है। ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया है? एक कैलकुलेटर बनाया है। और जॉन वॉन न्यूमैन जो था, इसने क्या किया था? इसने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था कि कंप्यूटर इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो सर्वाधिक योगदान इसमें किसका माना जाएगा? चार्ल्स बेबेज का माना जाएगा, क्योंकि इसने एक आधार दिया था कि इस प्रकार की एक मशीन होगी जिससे गणना की जा सकती है। तो उस कंप्यूटर का जो सर्वाधिक योगदान माना जाता है वो चार्ल्स बेबेज का ही माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यहां इंटीग्रेटेड सर्किट दिया आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट मानिए आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट मानिए आईसी। आईसी का जो आविष्कार है, आईसी का जो निर्माण है वो किसने किया था भाई? 1958 में किया था। किसने? जेएस किल्बी, जेएस किल्बी, जेएस किल्बी द्वारा, जैक किल्बी द्वारा 1958 में आईसी का निर्माण किया गया। आईसी क्या है? आईसी एक सिलिकॉन से बनी हुई, अर्धचालक से बनी हुई डिवाइस है जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी में गणना करने के लिए किया गया था। तो आईसी का जो निर्माण है जेएस किल्बी ने 1958 में किया। लेकिन 1958 में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन तीसरी पीढ़ी कहां से कहां तक मानी जाती है? वो आपकी मानी जाती है 1964 से 1975 मानी जाती है। लेकिन इसका प्रयोग कंप्यूटर में पहली बार कब हुआ? 1964 से 1965 के मध्य किया गया था। और आईसी का आविष्कार जो है वो आपके जेएस किल्बी ने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज नहीं हो सकता, सीवी रमन नहीं हो सकता, रॉबर्ट नायक नहीं हो सकता, जेएस किल्बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, जेएस किल्बी द्वारा आईसी का निर्माण किया गया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क मतलब आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर किस पदार्थ का लेपन किया जाता है? जैसा कि आपको पता है जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो किस प्रकार से बनी होती है? इस प्रकार के राउंड शेप में बनी हुई होती है। और इस प्रकार के राउंड शेप को क्या कहा जाता है? ट्रैक। क्या कहा जाता है? ट्रैक। ट्रैक को बहुत सारे अलग अलग भागों में बांटा जाता है और इन अलग अलग बटे हुए भागों को कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर। तो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैक और सेक्टर। और ट्रैक और सेक्टर के मध्य में जाके जहां डेटा सेव होता है, कहाँ डेटा सेव होता है? ट्रैक और सेक्टर के मध्य जाके डेटा सेव होता है, यहां से ये स्पेस कवर करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में या मेमोरी में डेटा कहाँ सेव होता है? ट्रैक और सेक्टर के मध्य डेटा सेव होता है। तो ये जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं ये पतली पतली पिनों का या पतली पतली परतों का समूह होता है। तो इन परतों पर
किसका लेपन किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का, पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड का, सोडियम पेरोक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो हमेशा चुंबकीय डिस्क में किसका लेपन किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड के लेपन से क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण डेटा को ग्रहण करने की क्षमता पैदा होती है। आयरन के द्वारा क्या किया जाता है, चुंबकत्व का गुण आता है, और उस चुंबकत्व के गुण के कारण क्या होता है, चुंबकीय डिस्क में डेटा सेव होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। हार्ड डिस्क पर हमेशा आयरन ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने बनाया, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया, रॉबर्ट जवाकी ने बनाया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डगलस एंजलबर्ट है, डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। कब बनाया? 1964 में। 1964 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का निर्माण किया गया था। किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने। तो विश्व का पहला माउस डगलस एंजलबर्ट द्वारा बनाया गया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मतलब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय आप किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो उस समय वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव होगा? सीपीयू में सेव होगा, रैम में सेव होगा, रोम में सेव होगा, सीडी रोम में सेव होगा। जैसा कि आपको पता है सीपीयू जो है उसके 3 भाग हैं, रजिस्टर, सीयू, एएलयू। रजिस्टर जो भाग है ये इसका मेमोरी भाग है। कौन सा भाग है? मेमोरी। सीयू कौन सा भाग है? कंट्रोल भाग है। और एएलयू भाग कौन सा है इसका? कैलकुलेशन भाग है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इसमें तो कहीं पे सेव होगा नहीं। अगर आपका प्रेजेंट टाइम किसी पे कार्य कर रहे हो तो यहाँ पे तो क्या होगी, केवल प्रोसेसिंग का कार्य होगा। तो सीपीयू ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्रोसेस कराने का कार्य करेगा। एक ऑप्शन मिलता है आपको रैम, दूसरा ऑप्शन मिला है रैम। क्या आपका डेटा ऑन कंडीशन कंप्यूटर में रैम पे सेव होता है? यस। जो आपका सीपीयू है वो किससे जुड़ा रहता है? प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी, इसमें 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। रोम आपकी क्या है? स्थायी मेमोरी है जो बायोस का काम करती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कार्य करती है। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या कार्य करती है? ये सीपीयू द्वारा प्रदान किए गए डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करती है, कुछ समय अपने पास रखती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक आपका डेटा कहाँ पे रहता है? रैम में रहता है, जब तक कि आप इसे सेकेंडरी डिवाइस पे स्टोर नहीं करते। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक सारा डेटा कहाँ रहेगा? रैम में रहेगा। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? रैम। क्योंकि रैम में आपका करंट डॉक्यूमेंट रैम के ऊपर ही उपस्थित रहेगा। रोम में आपका बायोस का कार्य होता है, इसमें कोई भी डेटा आप अपनी मर्जी से सेव नहीं करते। और सीडी रोम क्या है? ये एक अलग से एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें डेटा सेव किए जाते हैं परमानेंटली। तो राइट आंसर होगा रैम। रैम में डेटा करंट सिचुएशन में सेव रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना से आधारित थे, कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर से आधारित क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज किए। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और आगे का जो भाग होगा वो कंप्यूटर के विस्तार के बारे में होगा कि कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं, किस किस प्रकार से उनका उपयोग किया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।